बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस की, जिसकी मरुधरा में एंट्री के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। बीकानेर में डेल्टा प्लस ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग और WHO की टीम आज बीकानेर पहुंची। इलाके के एक एक घर में टीम के लोग जा रहे हैं और सर्वे किया जा रहा है। वहीं बड़ी खबर यह भी है कि दौसा में भी एक डेल्टा प्लस का संदिग्ध मरीज मिला है। डेल्टा प्लस को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है नए वेरिएंट को लेकर राजस्थान सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। प्लस वेरिएंट आया है, ये बीकानेर में अकेले केस के रूप में आया, लेकिन बराबर सैंपलिंग का काम हमारी जो लैब बनी है जीनोम सीक्वेंसिंग की, उसमें हम कर रहे हैं। तो टाइम पे कौन सा वेरिएंट आया है और उसका कितना प्रभाव घातक होगा, इसका हमको मालूम पड़ जाएगा। उसी हिसाब से हम लोग इंतजाम भी करेंगे। डेंजर डेल्टा प्लस को लेकर सरकार अलर्ट। बीकानेर में बनाया गया कंटेनमेंट जोन। कॉलोनी के अंदर 130 से 20 के आसपास हमने टीमें लगा रखी है। वो घर घर सर्वे कर रही है। जहाँ भी ILI या कोई सिम्टम्स वाले पेशेंट मिल रहे हैं तो उसी टाइम उनका टेस्ट किया जा रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के सैंपल कलेक्शन में तेजी। डेंजर डेल्टा पर पूरी तैयारी। ये बहुत ही एग्रेसिव वे में ये वेरिएंट स्प्रेड कर सकता है। अगर ये स्प्रेड जैसा 40 केसेस अभी हमारे कंट्री में आ चुके हैं, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में पाए गए हैं, हमें हर हालत में डेल्टा प्लस के स्प्रेड को रोकना है। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के राजस्थान के बीकानेर में दस्तक देने के साथ ही राज्य सरकार अलर्ट मोड में है। राज्य सरकार के निर्देशों के बाद बीकानेर प्रशासन एहतियाती कदम उठा रहा है। जिले पर स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर बनी हुई है। संबंधित इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाकर सैंपलिंग की जा रही है। ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है, ये बीकानेर में अकेले केस के रूप में आया, लेकिन बराबर सैंपलिंग का काम हमारी जो लैब बनी है जीनोम सीक्वेंसिंग की, उसमें हम कर रहे हैं। तो टाइम पे कौन सा वेरिएंट आया है और उसका कितना प्रभाव घातक होगा, इसका हमको मालूम पड़ जाएगा। उसी हिसाब से हम लोग इंतजाम भी करेंगे। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सरकार ने SMS मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू कर दी है, जिससे डेल्टा प्लस के फैलाव का जल्दी से पता लगा लिया जाएगा और तुरंत आवश्यक कदम उठाया जाएगा। डेल्टा प्लस पहले से काफी डेंजर है। इसमें संक्रमित मरीज की हालत तेजी से बिगड़ती है और ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। SMS मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक ने बताया कि इस वेरिएंट में मास्क की महत्ता और बढ़ गई है। ऐसा कहा गया है कि मास्क की अब महत्ता और भी बढ़ गई है। हमें पता नहीं कि हम कई भीड़भाड़ एरिया में गए और किसी को एसिम्प्टोमेटिक डेल्टा प्लस वायरस है, और इसीलिए मास्क की उपयोगिता अब पहले से बहुत अधिक हो गई है। और चूंकि ये बहुत जल्दी कॉम्प्लिकेशन करता है, पेशेंट जल्दी सीरियस हो सकता है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, पेशेंट को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है, पेशेंट को हार्ट और ब्रेन में ब्लड क्लॉट बन सकता है। अतः अगर किसी का डेल्टा प्लस वेरिएंट आता है तो उसको बहुत एग्रेसिवली ट्रीट करने की जरूरत है। डेंजर डेल्टा प्लस को लेकर राज्य सरकार ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अब कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करना और ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं डेल्टा प्लस की दस्तक से प्रदेश सरकार पूरी तरह से सतर्क है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि सरकार गंभीर है और हर अस्पताल में नजर बनाकर रखी गई है। ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है, ये बीकानेर में अकेले केस के रूप में आया, लेकिन बराबर सैंपलिंग का काम हमारी जो लैब बनी है जीनोम सीक्वेंसिंग की, उसमें हम कर रहे हैं। तो टाइम पे कौन सा वेरिएंट आया है और उसका कितना प्रभाव घातक होगा, इसका हमको मालूम पड़ जाएगा। उसी हिसाब से हम लोग इंतजाम भी करेंगे। जैसा कि थर्ड वेव की आशंका विशेषज्ञ बता रहे हैं, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा चल रही है कि थर्ड वेव आएगी,
और वो बहुत खतरनाक होगी, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ ऑक्सीजन जनरेशन का भी प्लांट लग रहा है, अभी जल्दी लग जाएगा। वो 400 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन का उत्पादन उससे हो जाएगा। और सरकार ने करीब 90 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस अस्पताल के लिए उपलब्ध कराए हैं। तो मैं समझता हूं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। कल भी हमारा 10,45,000 के करीब एक दिन में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना है और राजस्थान पूरे कंट्री में नंबर 1 है वैक्सीनेशन में भी, और कोरोना के कंट्रोल और उसके मैनेजमेंट के अंदर भी हम लोग अव्वल रहे हैं। और पूरा मुख्यमंत्री जी की देखरेख में जिस ढंग से व्यवस्थाएं पूरे राजस्थान में हुई है, ये तो एक अस्पताल है, राजस्थान में सैकड़ों अस्पताल। हमने 332 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो ग्रामीण इलाकों में हैं उनको स्ट्रेंथन करने का काम शुरू कर दिया है। कल भी और परसों भी 0 मृत्यु हुई है पूरे देश में। राजस्थान ही अकेला राज्य है जहां शून्य पर हम लेके आए मृत्यु का आंकड़ा। तो मैं समझता हूं कि बराबर इन इंतजाम को देखने और इनमें जो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है उसके लिए बराबर हम मंथन करें। और जिस ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर दानदाताओं ने, भामाशाहों ने अभी यहाँ बना के दिया है, हम तो सरकार की तरफ से उनका साधुवाद भी करते हैं। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अभी कोरोना गया नहीं है। 2 ही उपाय हैं इसके, या तो 100% वैक्सीनेशन हो जाए जिसके लिए हम लगे हुए हैं, लेकिन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी वो भारत सरकार पर निर्भर करती है। हमारे करीब 8 करोड़ लोग हैं। 8 करोड़ लोगों को 2 डोज अगर हम लगाते हैं तो 16 करोड़ डोज हमको चाहिए। अभी हम 2 करोड़ से ज्यादा 30 लाख के करीब लोगों को वैक्सीनेट कर पाए फर्स्ट और सेकंड डोज मिला के। एक तो मास्क, 2 गज की दूरी, बार बार हाथों को सैनिटाइज करना, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलना, ये सावधानियां रखनी पड़ेगी। या तो मास्क या वैक्सीन, दोनों आपको सुरक्षा देती है इस महामारी से। डेल्टा प्लस केस आने से चिकित्सा मंत्री के अलावा कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, बीडी कल्ला और भंवर सिंह भाटी ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, सरकार मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और रोकथाम के लिए हर जरूरी कोशिश की जा रही है। चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कल बड़ी गंभीरता के साथ में मंत्रिमंडल के साथ में चर्चा की है, विशेषज्ञों से चर्चा की है। अभी हम भी जिला प्रशासन के साथ में इसको लेकर के चर्चा करेंगे कि कोई संक्रमित नहीं हो, अगर हो जाए तो फिर उसको कैसे बचाया जाए, कैसे उसको सुविधा दी जाए, इन सब के लिए तो आए हैं हम। डेल्टा वेरिएंट का जो केस है उसके बारे में पूरी सरकार विज्ञ है और जो कोरोना की गाइडलाइन बनेगी उसमें सारे लोगों की राय लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी अपना मंतव्य और उसकी गाइडलाइन जारी करेंगे। हम पूरी तरह विजिलेंट हैं और जो भी परिस्थिति होगी उसका सामना करेंगे। जैसे पहली और दूसरी लहर को हराया है वैसे तीसरी लहर को भी हराएंगे। डेल्टा जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इस वायरस से हम किस प्रकार से बच सकते हैं उस संबंध में भी सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। लेकिन हम सब लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कोरोना की सेकेंड वेव चली गई है, लेकिन आगे थर्ड वेव की बात की जा रही है, तो हम सब लोग लापरवाही नहीं करें। चलिए अब आपको बताते हैं कि कोरोना अपडेट क्या है। बीते 24 घंटे की स्थिति यह रही है कि प्रदेश भर में 141 नए मामले सामने आए हैं। 5 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है और राहत की बात यह है कि 170 लोग ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या अब प्रदेश में इस समय 1839 है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, बीते 24 घंटे की स्थिति प्रदेश भर में यह रही कि 141 नए मामले सामने आए हैं, 5 लोगों की मौत हुई है। अगर पिछले 3 दिनों की स्थिति आपको बताएं तो 2 दिन कोई मौत नहीं हुई प्रदेश में और उसके बाद आज बीते 24 घंटे की स्थिति यह है कि 5 लोगों की मौत हुई है, यानी 48 घंटे बाद 5 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। एक्टिव केसेस की संख्या इस समय प्रदेश में 1839 है। 170 लोग बीते 24 घंटे में ठीक हुए। तो यह स्थिति है आज की। 141 नए मरीज, 5 की मौत, 170 रिकवर और 1839 एक्टिव केस।
तो चलिए कोरोना अपडेट के बाद अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे हज यात्रा से जुड़ी खबर की। जयपुर में हज यात्रा में खिदमत करने वाली टीम ने लोगों के बीच जागरूकता फैलाकर वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। टीम ने वैक्सीनेशन के बारे में उड़ी अफवाहों से लोगों को जागरूक किया और टीम लोगों को समझाकर वैक्सीनेशन सेंटर तक लेकर आई और उन्हें टीका लगवाया। आपको बता दें कि पिंक सिटी का रामगंज बाजार हॉटस्पॉट होने की वजह से चर्चा में था। स्थानीय लोगों के लिए कोरोना वॉरियर्स बने हज समिति के लोगों से बात की हमारे संवाददाता ने। खिदमत से खुदा मिलता है। राजस्थान में हज के लिए काम करने वाली एक संस्था ने जब हज इस साल कैंसिल हुआ तो अपनी तमाम तरह की जो खिदमत है वो वैक्सीनेशन के लिए डेडिकेट कर दी। रामगंज जैसे इलाके में लोगों की गलतफहमियां दूर करने में हाजी निजामुद्दीन हमारे साथ में मौजूद है। कैसे आपने किया? लोगों के अंदर बहुत सी गलतफहमियां थी, बहुत से अंधविश्वास थे, क्या किया और कैसे लोगों के अंदर इतनी तब्दीली लाई कि आज रामगंज में बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन हो रहा है? जी सर, जब पहला ये दौर चला कोरोना का, उस वक्त लोगों में बहुत ज़्यादा भय था और उस भय के लिए लोग घरों में दुबक दुबक करके बैठ गए थे और सरकार का आदेश ये था कि लोगों की जानकारियां उनसे जांचें करवाई जाए। तो हम लोगों को घरों से निकाल करके उनकी जांचें करवाते थे और जो गवर्नमेंट हिदायत देती थी मस्जिदों में ऐलान करके उनको जो है मतलब समझाइश किया करते थे। और जहाँ एजुकेशन कम हो, हालात जहालत के हो, वहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को समझाना। सर इसमें क्या है कि जो अपन कोरोना है इसमें वैक्सीनेशन ही बचाव है और इसमें वैक्सीनेशन के अलावा जो वैक्सीन ड्राइव गवर्नमेंट ने चलाया है इसमें क्या होता है कि अपन को 2 तरह के वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन अभी इंडिया में और भी आ रहे हैं। अपने जो रामगंज डिस्पेंसरी में ये कोविशील्ड लग रहा है शुरू से और इसमें क्या है कि जो वैक्सीन से उसकी एफिकेसी है 80, 70, 75, 80% और फिर भी अपन को इसके अलावा वैक्सीन के अलावा बचाव अपन को मास्क लगाना है। आपको वैक्सीन लगवा लें तो कोई नुकसान नहीं है। धार्मिक रूप से आपने लोगों को विश्वास में लिया। हमने उलमाओं की मौजूदगी में जामा मस्जिद में डॉक्टर्स को बुलाया और डॉक्टर ने खुद आके पब्लिक को अवेयर किया कि आपको टीके लगवाने चाहिए, टीके से क्या फ़ायदा है। जो भ्रांतियां फैली हुई थी उन्होंने उनकी समस्याओं का समाधान किया और पब्लिक आज वैक्सीन लगाने पर आमादा है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ज़्यादा तादाद में वैक्सीन लगा रहे हैं। जैसे मुफ्तियाने कराम ने तब कहा कि भाई इलाज करना तो सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। युवा से लेकर के बुजुर्ग काफ़ी तादाद में यहाँ आ रहे हैं और रामगंज के इस इलाके के अंदर जहाँ लोगों की सोच अलग थी वहाँ बहुत मुश्किल था काम करना, लेकिन इन लोगों ने काम किया और यहाँ की सूरत को बदला। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अब राजस्थान हाई कोर्ट ने अधिवक्ताओं को कोर्ट में प्रवेश के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके तहत अब दोनों डोज के 14 दिन बाद ही कोर्ट में प्रवेश मिलेगा। राजस्थान हाई कोर्ट की गाइडलाइंस जारी। अधिवक्ताओं के लिए कोरोना की डोज जरूरी। दोनों डोज के बाद ही हो सकेगी फिजिकल पैरवी। दूसरी डोज के 14 दिन बाद कोर्ट में मिलेगी एंट्री। अदालतें खुलेंगी। सोमवार से सुनवाई भी शुरू होगी, लेकिन किसे मिलेगी कोर्ट में अपीयरेंस की मंजूरी, इसे लेकर हाई कोर्ट ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक वही वकील फिजिकल पैरवी कर सकेंगे जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। दूसरी डोज लगने के 14 दिन बाद प्रवेश मिलेगा। प्रवेश के लिए फाइनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी होगा। हाई कोर्ट की नई गाइडलाइंस के चलते करीब 80% अधिवक्ता फिजिकल पैरवी नहीं कर पाएंगे। सभी अधिवक्तागणों के और उनके स्टाफ के अभी तक सेकेंड डोज नहीं लग पाई है। 1 मई 2021 से ये टीकाकरण 18 से 44 आयु वर्ग के लिए प्रारंभ हुआ था, जिस वजह से किसी भी अधिवक्तागण के उनके स्टाफ मेंबर्स के नहीं लग पाने के कारण ये जो शर्त रखी गई है इसमें कि 2 डोज वैक्सीनेटेड व्यक्ति ही कोर्ट में प्रवेश कर पाएंगे, वो एकदम व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है। अदालतें खुलेंगी, लेकिन केवल 20% वकील ही अदालतों को अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि 1 मई से 18 प्लस का वैक्सीनेशन शुरू हुआ।
जिन्होंने कोविशील्ड की डोज लगवाई उनको दूसरी डोज 84 दिन बाद लगेगी, जो 23 जुलाई के बाद लगनी शुरू होगी। प्रदेश में करीब 90,000 वकील रजिस्टर्ड हैं। करीब 60% वकील 44 साल से कम उम्र के हैं। हालांकि हाईकोर्ट प्रशासन के इस आदेश का विरोध भी शुरू हो गया है। हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा ने कहा है कि मेघालय हाईकोर्ट के आदेश में साफ साफ कहा गया है कि किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा 24 तारीख को जो एक सर्कुलर निकाला गया है वो बिल्कुल संवैधानिक नहीं है और व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि डोज लेना नहीं लेना एक अधिवक्ता का खुद का निर्णय है, उसको लेना है नहीं लेना है। मेघालय हाईकोर्ट ने भी अभी ये डिसीजन दिया है कि किसी व्यक्ति को आप डोज के लिए बाध्य नहीं कर सकते, इसलिए हाईकोर्ट प्रशासन ने इस तरह का डिसीजन दिया है, गलत है। मंडे से सोमवार से अधिवक्ता बिना डोज के सर्टिफिकेट के ही हाईकोर्ट परिसर में पैरवी के लिए उपस्थित होगा। हाईकोर्ट ने प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए तो नियम लागू कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एससीजेएम स्तर के ज्यादातर मजिस्ट्रेट और 50% से ज्यादा कोर्ट स्टाफ भी 45 साल से कम है। ऐसे में उनकी एंट्री को लेकर कोई गाइडलाइन क्यों नहीं जारी की गई? जयपुर से सचिन कुमार शर्मा की रिपोर्ट। तो हाईकोर्ट में एंट्री करनी है तो टीके के दोनों डोज लेने होंगे। चलिए अब वक्त हो चला यहां एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे राजधानी जयपुर की, जहां पर कृषि कानून को लेकर संग्राम एक बार फिर से छिड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं राजधानी जयपुर की, जहां पर आज एक बार फिर कृषि कानून को लेकर संग्राम छिड़ा। 7 महीने से चले आ रहे किसान आंदोलन को लेकर आज एक बार फिर से राजधानी जयपुर में संयुक्त किसान मोर्चा, मजदूर संघ समेत कई संगठनों ने हल्ला बोला। किसानों का फिर हल्ला बोल। हंगामा, प्रदर्शन और घमासान। कृषि कानून पर कोहराम, हंगामा, प्रदर्शन और नारेबाजी। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का फिर हल्ला बोल। जी हां, जयपुर में एकजुट हुए कई किसान मजदूर संगठन समेत कई संगठनों ने बिना अनुमति के रैली निकालकर कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। जनतंत्र में जनता, किसान, खेत मजदूर सबसे ज्यादा वो हैं जो सरकार को चुनते हैं, और उनकी 7 महीने से नहीं सुनते, और जिस तरह से अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, जो कोई भी उनके निर्णय के खिलाफ बोलता है, विरोध प्रदर्शन करता है, उनको देशद्रोही कहकर जेल में डालने का और हत्याएं करने का काम इस देश की सरकार ने किया है। ये पहला होगा इस देश की सरकार जो कीमत से ज्यादा पेट्रोल डीजल पे कीमत से ज्यादा टैक्स है। 100 रुपए में 40% कीमत है और 60% उसका टैक्स है। इससे बड़ी लूट नहीं हो सकती है। बीजेपी 25 जून को आपातकाल की बरसी मना रहे हैं। असली चीज ये है आपातकाल जिसको कहते हैं, क्योंकि आपातकाल का मतलब है लोकतांत्रिक तरीके खत्म हो जाना, और आज लोकतांत्रिक तरीके खत्म हो चुके हैं, और हम आज खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ में दूसरा अभियान जोड़ रहे हैं। शहीद स्मारक से राजभवन तक पैदल मार्च करते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़े, लेकिन सिविल लाइंस फाटक के पास पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। तो प्रदर्शनकारियों ने राजभवन तक जाने को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हल्का टकराव भी हुआ, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच वार्ता हुई और फिर 11 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी कई मांगों को लेकर राज्यपाल के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। इस तरह किसान संगठनों ने प्रदर्शन कर कृषि कानून के खिलाफ कुंद पड़ती धार को तेज करने की कोशिश की। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। घर घर नल जल योजना को लेकर गहलोत सरकार गंभीर नहीं है और प्रदेश में इस योजना को लागू करने में विफल रही है। यह आरोप केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लगाया।
चित्तौड़गढ़ पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि घर घर नल जल योजना पर सबसे ज्यादा बजट राजस्थान को दिया गया, लेकिन सरकार बजट को खर्च नहीं कर पाई। साथ ही उन्होंने फोन टैपिंग समेत कई मुद्दों को लेकर गहलोत सरकार को जमकर घेरा। इस बार मैंने 10,000 करोड़ रुपए ग्रांट राजस्थान को दिए, देश में सर्वाधिक है। 11,000 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार के पास में है। तो राजस्थान की पुलिस सुरक्षा प्रदान कर रही है, राजस्थान की पुलिस मेरे साथ में घूम रही है, राजस्थान के पुलिस के अधिकारी मुझे प्रोटोकॉल की ड्यूटी दे रहे। बुलाएं, मैं तो 3 दिन पहले भी राजस्थान में था और अगले 2 दिन राजस्थान में रहने वाला हूँ। मुझे एक तुरंत सूचना भेजें। मैं घबराने और डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ और मुझे डरा करके ये राजस्थान की सरकार जो है ऐसे छतुंदर छोड़ करके डरा करके रोक भी नहीं पाएगी। बजाय इसके कि देश की सरकार पर दोषारोपण करें, इन्हें राज्य की सरकार को टैक्स कम करना चाहिए, जैसे गुजरात ने कम कर रखा है, हरियाणा ने कम कर रखा है, वेस्ट बंगाल ने कम कर रहा है। राज्य की सरकार को भी तुरंत टैक्स कम करना चाहिए ताकि इस जो है कठिनाई के समय में लोगों को राहत मिल सके। सरकार ने दिए थे उस 1900 वेंटिलेटर्स में से ये झूठ बोला गया कि हमने 1847 वेंटिलेटर्स जो है वो इंस्टॉल कर दिए, जबकि आप ही लोगों ने समाचार छापे कि वो बाथरूम में और स्टोर्स में कबाड़ के रूप में पड़े थे। ये पापी सरकार है। राजस्थान में अगर वेंटिलेटर की कमी से एक भी आदमी की मृत्यु हुई है, उसका दोष अशोक गहलोत की सरकार को है। इस दर जीवन में ही तो किसी न किसी जीवन में इस पाप का भुगतान उनको करना पड़ेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पाटन सहित 1 दर्जन गांवों का दौरा किया और कोरोना में अपने प्रियजनों को खो चुके परिवारों से मुलाकात करके शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान ओम बिरला 30 से ज्यादा परिवारों से मिले और उनका दुख दर्द बांटा। लोकसभा स्पीकर के साथ विधायक चंद्रकांता मेघवाल सहित बीजेपी के स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे। ओम बिरला ने कहा कि इस दुख की घड़ी में हम परिवारों के साथ खड़े हैं और उनकी हर संभव मदद करेंगे। जो परिवार कोरोना की दूसरी वेव में हमारे बीच में नहीं रहे, उन परिवार को किस तरीके से हम उनके दुख में भागीदार हो सकते हैं। कई परिवारों की जो आर्थिक स्थिति कमजोर है, आजीविका चलाने वाला व्यक्ति वो नहीं रहा है। ऐसे परिवारों का लंबे समय तक आर्थिक प्रबंध हो सके, उसकी भी योजना बनाएंगे और तत्काल तरीके से उनका क्या की आवश्यकता है ताकि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। रोजगार की दृष्टि से भी प्रयास करेंगे, क्योंकि कोरोना की दूसरी वेव में हम सबको बहुत आघात पहुंचा है। अजमेर पुलिस रेंज आईजी एस संगथीर ने सीओ नॉर्थ कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निरीक्षण करते समय आईजी संगथीर ने कहा कि लंबित संगीन अपराधों के मामले की समीक्षा की जाएगी। वहीं सीओ ऑफिस के फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। आईजी ने कहा कि कोरोना कम होने के बाद पुलिस व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा। प्रक्रिया के तहत सीओ उत्तर ऑफिस का वार्षिक निरीक्षण है। उत्तर वृत्त में जो पड़ने वाले 3 थाने हैं, सिविल लाइन्स, कोतवाली, कृष्णगंज, और साथ साथ सीओ के पास जो भी लंबित आपराधिक प्रकरण है, विशेषकर ज़्यादा टाइम से जो लंबित है या विशेष रिपोर्ट है, जो संगीन किसी मामले, जो बलात्कार केस है या कोई SC/ST अत्याचार या मर्डर जैसे जो संगीन केस हैं, उसकी विश्लेषण करेंगे और साथ साथ आपराधिक प्रकरण की जो पेंडेंसी है उसका कम। तो फिलहाल यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे ACB की, जिसने भ्रष्टाचारियों पर